गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज बात करते हैं, ये जो हमारा अगला टॉपिक है ज्यामिति, इसमें थोड़ी बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्यामिति में बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चलेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन न लें। तो देखो, मैं आपको बताऊं, ज्यामिति में सबसे पहले आपको समझना है बिंदु। क्या समझना है? बिंदु यानी पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों बिंदु होता है एक ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई हो और ना कोई चौड़ाई हो और ना उसकी क्या हो, कोई मोटाई हो। बिंदु क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना उसकी कोई चौड़ाई हो और ना उसकी कोई मोटाई हो। इसे हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल लेटर से। किससे? जैसे कैपिटल ए बना दो या कैपिटल बी बना दो या कैपिटल पी बना दो। तो जो हमारा बिंदु होता है इसे हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल लेटर से। आपको इतनी सी बात समझ में आई। बिंदु में आपको और कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं लाइन यानी रेखा क्या होती है। तो दोस्तों रेखा होती है कि बिंदुओं के समूह। क्या होती है? बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। जैसे देखो, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये दोस्तों कैसे बनेगी? जब ये पॉइंट मिलेंगे, देखो एक ये पॉइंट, एक ये छोटे छोटे पॉइंट, ऐसे मतलब छोटे छोटे पॉइंट ये मिलते जाएंगे, तो इनसे मिलके क्या बनती है? एक रेखा बनती है। रेखा कैसे बनती है? यानी बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? रेखा। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये, ऐसे ये जो पॉइंट मिलते जाएंगे इनसे मिलके क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। तो रेखा कैसे कहते हैं? बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। आगे दोस्तों आगे बात करते हैं। और आपको एक चीज़ समझनी है कि जो रेखा होती है इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही इसका क्या होता है, कोई एंड पॉइंट होता है। रेखा होती है, रेखा का ना तो आपको क्या पता होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा, ना ही कोई एंड पॉइंट पता होगा। जैसे ये लाइन है, जैसे ये लाइन है, तो इसे लाइन एल दे दो नाम, या फिर ए बी लाइन नाम दे दो, कुछ भी दे दो। जैसे ये लाइन मैंने बना दी ए बी, तो इसे तो लाइन चाहे ए बी बोलो चाहे लाइन एल बोलो, लेकिन आपको ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा। देखो ये जो तीर लगा हुआ है इसका मतलब ये आगे इधर भी जा सकती है कितनी भी, और ये आगे इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। तो ना तो हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही इसका क्या पता है, एंड पॉइंट पता है। तो आपको समझ में आई होगी कि लाइन क्या होती है। लाइन क्या होती है? लाइन यानी बिंदुओं का समूह होता है। क्या होता है दोस्तों? बिंदुओं का समूह होता है। बिंदुओं को समूह को क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही इसका क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। लेकिन आपको एक बात समझनी है, आपको एक बात समझनी है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए एक लाइन को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। आपसे पूछा जाएगा कि एक लाइन को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो मिनिमम कितने बिंदु होने चाहिए? 2। कम से कम दोस्तों 2 बिंदु होने चाहिए, तभी आप एक लाइन को खींच पाएंगे। कम से कम कितने होने चाहिए? 2 बिंदु होने, कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए, तब आप किसी एक लाइन को खींच पाएंगे। दूसरी बात आपको एक और समझनी है, आपको एक चीज़ और समझनी है कि जैसे ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं यानी गुजर सकती हैं, पास हो सकती हैं। तो ये है, इससे इधर से भी निकल सकती है, इधर से भी निकल सकती है, इससे इधर से भी, इधर से भी। तो किसी एक बिंदु से होकर कितनी लाइन गुजर सकती है? अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। किसी एक बिंदु से दोस्तों कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि एक लाइन को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए? कम से कम कितने बिंदु चाहिए? 2 बिंदु चाहिए एक लाइन को खींचने के लिए। जैसे एक पॉइंट ये है, अगर इन दोनों के बीच अगर लाइन खींचोगे तो कितने, एक लाइन को खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या आपसे ऐसे पूछ ले, क्या मुझे एक बात बताइए कि कोई 3 बिंदु है ऐसे, क्या इनसे होकर कोई एक लाइन जा सकती है? नहीं जा सकती। कब जा सकती है? कि जब ये तीनों बिंदु सररेखीय यानी एक ही रेखा में हो, तब इनसे होकर के कोई एक लाइन जा सकती है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बातें क्या ध्यान रखनी है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं? अनंत रेखाएं जा सकती हैं। एक लाइन को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए? 2 होने चाहिए। कम से कम 2, अनंत यानी कम से कम 2 होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि कम से कम कितने होने चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। आगे दोस्त समझते हैं रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया रेखा, जैसे ये लाइन खींच दी, ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही इसका कोई एंड पॉइंट है, और ये क्या है? लाइन एल है। इसमें कोई मैं बीच का भाग ले लूँ, ये ए बी, मैंने इतना भाग ले लिया। क्या ले लिया? इतना भाग ले लिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रेखाखंड। दोस्तों क्या हो जाएगा? रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा? रेखाखंड, या इसे क्या बोलेंगे? लाइन, या इसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। आपको इतनी सी बात समझ में आई। आगे दोस्तों बात करते हैं किरण की। किरण क्या होती है? किरण दोस्तों क्या होती है कि एक बिंदु से शुरू होकर
एक बिंदु से शुरू होकर जाने वाली सरल रेखा, यानी जो एक बिंदु से शुरू होगी लेकिन ये नहीं मालूम कि कहाँ तक जाएगी। ये तो मालूम है जैसे बिंदु ओ से शुरू हुई, बिंदु ओ से शुरू हुई, लेकिन ये नहीं मालूम ये कहाँ तक जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, एक किरण यानी रेखा हो जाएगी। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे ओ आर है तो ओ और आर, तो इस पे ऐसे आप रेखा का यानी तीर लगा देंगे। और लाइन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये लाइन ए बी है तो आप ए बी और इसके ऊपर आप ऐसे ये लाइन खींच देंगे, तो ये क्या हो जाएगी लाइन ए बी और ये क्या हो जाएगी किरण ओ आर। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। आपको मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा जाएगा कि एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं, अनंत रेखाएं जा सकती हैं। बताइए क्या 3 बिंदु से होकर कोई एक लाइन जा सकती है, तो 3 बिंदुओं से होकर लाइन वैसे तो नहीं जा सकती। कब जा सकती है कि जब ये 3 बिंदु एक ही क्या हो, संरेखी हो, यानी एक ही रेखा पर हो, तब इनसे होके एक लाइन जा सकती है। चलो अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं संगामी रेखाएं। आप समझिए थोड़ा संगामी रेखाएं क्या होती हैं। संगामी रेखा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन, जैसे आप समझिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे एक ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है एक, इस बिंदु से होकर जैसे मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन खींच दी इस बिंदु से होकर, ये जो बिंदु है मैंने इस बिंदु से होकर एक लाइन खींच दी, क्या हो गया, जैसे ये कोई बिंदु है, ठीक है, इससे होकर मैंने ये एक लाइन ये खींच दी, इसी बिंदु से होकर मैंने एक और लाइन खींच दी, और भी मैंने इसी बिंदु से होकर ये लाइन खींच दी, ये बिंदु है, ठीक है, ये बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है, और भी मैंने इसी बिंदु से होकर ये लाइन खींच दी। तो ये सभी रेखाएं क्या हो जाएंगी, संगामी रेखाएं हो जाएंगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि संगामी रेखाएं क्या होती हैं, एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं को क्या क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक ही बिंदु से गुजरने वाली। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, एक ही बिंदु से गुजरने वाली, एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संगामी रेखाएं कहते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आई। चलो अगर ये चीज़ समझ में आई तो आगे बात करते हैं। ये छोटी मोटी 2-3 चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कोण के बारे में। एंगल क्या होता है, कोण समझिए। आगे बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, एंगल यानी कोण के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं जैसे ये कोई बिंदु है, ये कोई क्या है, बिंदु, इससे 2 लाइनें, ये 2 लाइनें, एक ये और एक ये 2 लाइनें हैं, एक ये और एक ये। तो इन 2 रेखाओं के बीच में जो झुकाव है, क्या है, क्या है, झुकाव है। इसे हम क्या, इसे बिंदु मान लो O, इसे दे दो नाम A और इसे दे दो B। तो लाइन, ये लाइन OA और OB के बीच में जो झुकाव है, क्या है, झुकाव है, इसे हम क्या बोलेंगे, OA और OB के बीच में जो झुकाव है इसे बोलेंगे कोण। ये होगा एंगल। ये क्या हो जाएगा, एंगल यानी कोण। क्या बोलेंगे, कोण। और कोण को वैसे मोस्टली थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, थीटा से कर लो या किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण जो भी होगा थीटा। तो आपको समझ में आया होगा कि 2 रेखाओं के बीच झुकाव को, 2 रेखाओं के बीच झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, 2 रेखाओं के बीच झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अब एक बात और समझिए, चलिए आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे हेडिंग डालें, कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक। दोस्तों कोण समद्विभाजक क्या होता है ये समझिए। जैसे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा।
नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके करना चाहो तो कर लें, ठीक है। दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे ये कोई कोण है, ये मैंने एक ये कोण बना दिया, ये कोण बना दिया, ठीक है। इसे मैं नाम दे दे रहा हूँ O, इसे A और इसे B। तो ये जो कोण है, अब एक ऐसी रेखा जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, क्या कर दे, एक ऐसी रेखा जो इस कोण को कितने बराबर भागों में बांट दे, कितने बराबर भागों में बांट दे, दो बराबर भागों में बांट दे। एक ऐसी रेखा जो इस कोण को इसे नाम दे दो C दे दो, ठीक है, जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। जैसे मान लो कि अभी ये जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल 2 थीटा था, कितना था, 2 थीटा, तो इधर थीटा होगा और थीटा ही इधर होगा। यानी कुल मिला के ऐसे समझो कि अगर ये पूरा एंगल 60 था, पहले कितना था, 60 था, तो 30 ये होगा और 30 इधर नीचे होगा। आपको इतनी सी बात समझ में आई। तो ये क्या होगा दोस्तों, कोण समद्विभाजक। क्या होगा, कोण समद्विभाजक। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, एक ऐसी लाइन किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। कोण समद्विभाजक क्या होता है, एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को दो इक्वल यानी बराबर, दो इक्वल भाग में विभाजित कर दे। क्या कर दे, दो इक्वल भाग में विभाजित कर दे, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, कोण समद्विभाजक। तो ये जो क्या हो गया, कोण समद्विभाजक। दोस्तों आप एक चीज़ समझते हैं, जैसे आप जानते हैं और अगर नहीं जानते तो सीख लो, अगर नहीं जानते तो सीख लो। आपको अभी मुझे इतना बात बताइए कि आपको इतनी सी बात समझ में आई कि कोण समद्विभाजक होता क्या है। कोण समद्विभाजक ये होता है कि एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। जैसे अगर ये मान लो ये वाला जो पूरा एंगल है, अगर ये कुल मिला के 2 थीटा था, पहले कितना था, कुल मिला के 2 थीटा था, 2 थीटा, तो अब थीटा नीचे होगा, थीटा ऊपर होगा, तब दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 2 थीटा। आपको इतनी सी बात समझ में आई। तो कोण समद्विभाजक दोस्तों क्या होता है कि एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है। तो एक थीटा ये और एक ये, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब एक चीज़ और समझिए, आप ये जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो ये बात आप रट लो, गांठ मान लो। अब ये समझ लो, जैसे ये लाइन है और ये बिंदु है, तो आप ये समझ लो ये सीधी लाइन पे, अगर ये सीधी रेखा है तो सीधी लाइन पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। कितने का बनता है, 180 डिग्री का। आपको ये बात कभी नहीं भूलनी है कि सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। दोस्तों सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। आप ये बात कभी मत भूलना। तो दोस्तों जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये है बिंदु O, ये बिंदु क्या है, O, बिंदु O है। तो अब मैंने इस लाइन को थोड़ा इधर बढ़ा दिया, मैंने ये बढ़ा दिया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सीधी लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। अच्छा आप ये भी जानते होंगे कि जैसे ये कोण है, जैसे दो रेखाओं के बीच में ये कैसा कोण है, ये कोण है, तो ये हो जाएगा, ये होता है आंतरिक कोण। ये क्या होता है, आंतरिक कोण। और ये वाला क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। जैसे दोस्तों जैसे ये लाइन है, ऐसे समझो ये लाइन है, तो अगर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आंतरिक कोण। क्या हो जाएगा, आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। क्या हो जाएगा, बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो अब आपको समझना है, आपको क्या समझना है, मैं ये चीज़ मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब आपको समझना है कि एंगल बाइसेक्टर यानी जो कोण समद्विभाजक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 आंतरिक कोण समद्विभाजक, आंतरिक कोण समद्विभाजक, आंतरिक कोण समद्विभाजक यानी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, बाह्य कोण समद्विभाजक। क्या हो जाएगा, बाह्य कोण समद्विभाजक यानी बाह्य कोण समद्विभाजक यानी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो आप समझिए,
तो आप समझिए, तो दोस्तों आपको समझना है, आपको क्या समझना है कि ये एंगल कितना था पूरा कुल मिला के कितना था 2 थीटा। तो ये वाली जो लाइन है इस लाइन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, आंतरिक कोण समद्विभाजक। आंतरिक कोण क्या होगा, आंतरिक कोण समद्विभाजक, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, आंतरिक कोण समद्विभाजक। अब ये तो हो गया आंतरिक कोण, अब ये बचा दोस्तों बाहर वाला बाह्य कोण, क्या बचा, बाह्य कोण। बाह्य कोण अगर कोई ऐसी लाइन है जो इस बाहर वाले एंगल को 2 भागों में बराबर करेगी, किस में करेगी, बाहर वाले कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी, कोई ऐसी लाइन है ये, तो ये हो जाएगी बाह्य कोण समद्विभाजक। क्या हो जाएगी, बाह्य कोण समद्विभाजक। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, बाह्य कोण समद्विभाजक। मैंने मान लिया कि ये जो बाहर वाला एंगल क्या बचा था, ये बाहर वाला एंगल पूरा 2 अल्फा था, कुल मिला के कितना था 2 अल्फा, तो ये अल्फा इधर बचेगा और अल्फा इधर बचेगा। आपको इतनी सी बात समझ में आई। तो कुल मिला के मैंने अभी आपको बताया कि सीधी लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, सीधी लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री पे। तो देखो एक अल्फा ये तो कितना हो गया 2 अल्फा, एक थीटा ये तो कितना हो गया 2 थीटा, और इन दोनों को मिला के इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। दोस्तों कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी, कि एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक क्या होता है, एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे। अब एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को कितने भागों में विभाजित कर दे, 2 भागों में। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, जो कोण समद्विभाजक होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है आंतरिक कोण समद्विभाजक, दूसरा होता है बाह्य कोण समद्विभाजक। यानी पहला होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और दूसरा होगा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे 2 थीटा ही क्यों लिया, आप थीटा लेना चाहो थीटा ले लो, तो ये वाला हो जाएगा θ/2 यानी आधा थीटा ये, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे पूरे कोण को 2 थीटा मान लें या थीटा मान लें, या इसको पूरे को अल्फ़ा मान लें या इसको 2 अल्फ़ा मान लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जो ये बाह्य कोण समद्विभाजक लाइन है इस बाहर वाले एंगल को 2 बराबर भागों में बांटेगी। अल्फ़ा इधर होगा तो अल्फ़ा ये होगा, ये अंदर वाली है तो थीटा ये होगा तो थीटा ये होगा। और आप जानते हैं कि सीधी लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, इन सब चारों को, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा थीटा 2 थीटा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं। आगे बात समझिए, एक चीज़ और समझिए। अब दोस्तों आपको समझना है कि शीर्षाभिमुख कोण यानी उसे बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलते हैं, हाँ, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है दोस्तों, ये समझिए। यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जैसे आप मान लो ये दो रेखाएं मैंने खींच दी, तो अगर ये वाला कोण दोस्तों थीटा है, ये वाला कोण क्या है थीटा, तो इसके जस्ट सामने इसके विमुख यानी शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला भी एंगल कितना होगा थीटा ही होगा। अगर दोस्तों ये वाला एंगल क्या है अल्फ़ा है, तो ये वाला भी क्या होगा अल्फ़ा ही होगा। यानी शीर्षाभिमुख कोण आप समझ गए। यानी कोई भी दो रेखाएं, अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री का है तो ये वाला कितने का होगा 70 का ही होगा। अगर ये वाला एंगल मान लो 100 डिग्री का है तो ये वाला भी दोस्तों कितने का होगा, अगर ये वाला एंगल 110 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा 110 डिग्री का ही होगा। यानी आमने सामने वाले कोण, आप ये समझिए दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनके जो आमने सामने यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे बराबर। आपको ये बात समझ में आ गई। जैसे आपसे कह दे किसी क्वेश्चन में इस तरीके से कह दे,
जैसे मान लो कि आपसे कहते हैं कि ये वाला एंगल P है और ये वाला Q है, तो और ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मतलब P बराबर Q, यानी P और Q दोनों हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, तभी ये शीर्षाभिमुख कोण हो पाएंगे। तो इससे आप लिखना चाहें तो लिख लें कि इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे ही समझ लें, यानी कोई दो रेखाएं, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये जो कोण होंगे आमने सामने के, ये दोनों ये कोण हमेशा क्या होंगे, शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कहने का मतलब ये है कि ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये वाला अल्फ़ा, अगर ये वाला अल्फ़ा तो ये वाले भी दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ही हो जाएगा। दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे अगली वीडियो में नेक्स्ट में बात करेंगे। तो आपको मेनली आपको बस यही समझना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आमने सामने वाले कोण होते हैं, वो हमेशा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और आप ये भी मैंने आपको बताया था कि सीधी लाइन पे दोस्तों कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। कितने का, 180 डिग्री का। तो आपको ये सीधी लाइन दिख रही है, ये सीधी लाइन, तो इस पर जो ये एंगल बनेंगे यानी अल्फ़ा प्लस थीटा, ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। ठीक है, जैसे ये दो एंगल है, ये दोनों, और ये भी 180 के होंगे, ये भी 180 के, सारे क्या होंगे, 180 के ही होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे अगली वीडियो में आगे बात करेंगे। ठीक है, बाय।